हेलो एवरीवन। इस बैक्टीरियल सीरीज़ का फर्स्ट बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम इसमें स्टेफाइलोकोकस की इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी, पैथोजेनिसिटी, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में जो स्टेफाइलोकोकस की फैमिली होती है माइक्रोकोकाई, ये कंसिस्ट होती है ग्राम पॉजिटिव कोकाई से, जो कि अरेंज होते हैं क्लस्टर फॉर्म में। और जो जीनस होता है स्टेफाइलोकोकस, ये एक ग्रीक वर्ड है। और जो स्टेफाइल होता है उसका मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स, और कोकस होता है उसका मतलब होता है बेरी। अब हम स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो जो स्टेफाइलोकोकस जीनस होता है इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं 40 स्पीशीज़, और इन 40 स्पीशीज़ में 3 स्पीशीज़ जो होती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली स्टेफाइलोकोकस होता क्या है, तो जो हमारे पस फॉर्म होता है तो उसको फर्स्ट टाइम पस से लिया गया था, तो वो हम हिस्ट्री में कवर कर लेंगे वो टर्म को। तो जो इसकी 3 जो क्लिनिकली मेडिकली इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ होती हैं वो होती हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होती है ये पैथोजेनिक होती है, मतलब 40 स्पीशीज़ में ये सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक होती है और कमर्शियली फाउंड हमें नोज़ में होती है, नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस की बात करें तो जो एपिडर्मिडिस होती है ये कमर्शियली हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होती है, बट बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन कॉज करती है कब, इम्यून सप्रेस्ड पेशेंट को। मतलब वैसे ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करती बट सीवियर इन्फेक्शन कॉज करती है इम्यून सप्रेस्ड पेशेंट को। ओके। और इस स्टेफाइलोकोकस की बहुत से स्पीशीज़ हैं बट हम 3 को ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, स्टेफाइलोकोकस एल्बस, सिट्रस, बहुत सारी होती हैं। ओके। सो अब हम स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस के बारे में पढ़ें तो ये क्या होता है, नॉर्मल वैगिनल पार्ट होता है फ्लोरा का, और प्रीडोमिनेंटली इम्प्लिकेटेड इन जेनिटो यूरिनरी ट्रैक। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्टेफाइलोकोकस टर्म डिराइव फ्रॉम ग्रीक। और स्टेफाइलोकोकस का ये एक शॉर्ट मतलब है जो कि आप लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है याद करने में। अब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले रोबर्ट कॉच, इन्होंने 1878 में फर्स्ट टाइम मतलब देखा था स्टेफाइलोकोकाई को पस में, मतलब पस से उन्होंने स्पेसिमेन इसका निकाला था। फिर लुइस पाश्चर 1880 में इन्होंने कल्टीवेट किया था लिक्विड मीडिया में। अब माइक्रो के हैं या फिर हमको पता होता है कि लिक्विड मीडिया क्या होता है। अब फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टर्म था वो सर अलेक्जेंडर ऑंगस्टॉन ने 1881 में दिया था। इन्होंने बैक्टीरिया को नाम दिया था स्टेफाइलोकोकस। ओके, क्योंकि ये तो एक मैन है, तो अगर हिस्ट्री में अगर ये अकेले भी याद हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अलेक्जेंडर ने नाम दिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसकी हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं, बेस्ड ऑन पिगमेंटेड प्रोडक्शन, बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी, बेस्ड ऑन कोएगुलेस टेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पिगमेंटेड प्रोडक्शन। तो बेस्ड ऑन प्रिवेंटेड प्रोडक्शन में हमने पता ही है सिट्रस एल्बस की भी बात करी, तो इसमें ये दोनों टर्म भी आ जाएंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस एल्बस, स्टेफाइलोकोकस सिट्रस। तो हम इसमें कॉलोनीज़ की बात कर रहे हैं कि किस तरीके की पिगमेंटेड कॉलोनी प्रेजेंट करती हैं, जैसे ऑरियस गोल्डन येलो, एल्बस वाइट कॉलोनीज़, और जो लेमन येलो हमारी सिट्रस। तो ये मैंने स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। ठीक है। तो उससे क्या है, ईजी पड़ेगा देखने में भी कि होती कैसी है कॉलोनी। अब हम इसकी पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया था जो स्टेफाइलो ऑरियस होता है ये पैथोजेनिक होता है, और जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं वो सभी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफाइटिकस, एल्बस, सिट्रस, तो वो सभी इंक्लूडेड होते हैं, है ना।
और मतलब पैथोजेनिक तो सिर्फ एक ही रहेगा, बाकी जो इसकी सारी स्पीशीज़ हैं ज़रूरी नहीं कि वो सभी पैथोजेनिक होंगे, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट है जो कि पैथोजेनिक है, ठीक है। और कोएगुलेशन प्रोडक्शन की बात करें तो कोएगुलेस पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अकेला होता है और नेगेटिव इसकी सभी स्पीशीज़, जैसे 2 स्पीशीज़ को ले रहे हैं हम, एपिडर्मिडिस और सेप्रोफाइटिकस, तो ये जो रहते हैं इनके कोएगुलेस टेस्ट नेगेटिव रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में, क्योंकि जो ऑरियस होता है ये थोड़ा ज़्यादा पैथोजेनिक होता है और इम्पॉर्टेंट टर्म है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो अब इसकी हम नेचुरली हैबिटेट की बात करें तो नॉस्ट्रिल एंड स्किन में प्रेजेंट होता है, स्किन में जैसे पिंपल्स हो जाते हैं ना, क्योंकि ये क्या करता है ना, जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है ना, ये जो हमारा एसिडिक पीएच होता है ना, इसको एक तरीके से न्यूट्रिशन की तरह लेता है, तो उससे मरता नहीं है। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अगर आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता है तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और कोकाई शेप का होता है, कोकाई शेप जो गोल तरीके का शेप होता है, स्किन पे शो हो रहा होगा। 0.5 से 1.5 डायमीटर्स में होता है और कैरेक्टर स्ट्रिक्टली ये क्या होता है, ग्रुप में होता है, ऑल्सो सिंगले एंड पेयर्स के। और ग्रेप्स लाइक क्लस्टर, मतलब क्लस्टर से ग्रेप्स का मतलब जो अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस तरह से होता है, ओके। और नॉन मोटाइल होता है, मोटिलिटी मतलब इसकी नॉन नहीं होता है, जैसे इसमें फ्लैजेला नहीं होता है, ठीक है। नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन स्पोरिंग, ओके। और इसके जो कुछ स्ट्रेन्स होती हैं ना, ये कैप्सुलेटेड होते हैं, ओके, तो ये लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में हम इसके अगर बात करें तो हम लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले क्या होता है, लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हमको इसका स्पेसिमेन चाहिए होता है, मतलब स्पेसिमेन कलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अब कलेक्शन हम कहाँ कहाँ से करेंगे, इसमें हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम स्पेसिमेन में जैसे हमने पस लिया है तो हम पायोजेनिक लेसन के लिए लेंगे, अगर सेप्टिसीमिया है तो हम ब्लड में से ब्लड लेंगे, ठीक है। और मेनिंजाइटिस के लिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स लेंगे, फ्लूइड उसका। और स्पुटम लेंगे अगर रेस्पिरेटरी हमें इन्फेक्शन है, जैसे कि हमें नोज़ के द्वारा कोई इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाली दिक्कत, तो हम स्पुटम लेंगे। सस्पेक्टेड फूड, वॉमिट और फीसिस, अगर उसको कोई फूड पॉइजनिंग हुई है तो हम ये सब लेंगे, ठीक है। मिड स्ट्रीम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसका यूरिन लेंगे, ठीक है। अब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन कैसे करेंगे, मतलब हमें क्या दिखेगा, तो ग्राम स्ट्रेन उसकी पॉजिटिव रहेगी, ओके। मॉर्फोलॉजी जो होगी वो कोकाई होगी, स्फेरिकल शेप्ड, अरेंज होगा सिंगली सेल और पेयर्स में। और देखो जो इसमें कोकाइस है ना, मैंने बोला था कोकस, तो ये इसमें हम डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। और अब आप कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में अगर हम ब्लड आकार में देखेंगे तो जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होगा, बीटा हिमोलाइसिन होगा, क्लियर जोन प्रेजेंट करेगा, क्लियर जोन यानी कि वो सेंसिटिविटी शो करेगा, ओके। और इसमें भी बहुत सी चीज़ें, जैसे हमने एपिडर्मिस की बात करें तो वाइट क्रीमी नॉन हिमोलाइसिन होगा, सेप्रोफाइटिकस जो होगा वो वाइट येलो कॉलोनी शो करेगा और नॉन हिमोलाइसिन होगा, मतलब जो हिमोलाइसिन होता है ना वो ऑरियस ही होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसके बायोकेमिकली टेस्ट की, तो बायोकेमिकली टेस्ट में कैटालिस्ट टेस्ट फर्स्ट आता है। अब कैटालिस्ट टेस्ट होता क्यों है और क्यों लगाते हैं हम, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि इफ़ बैक्टीरिया कैटालिस्ट एंजाइम को प्रोड्यूस करता है तो हम बैक्टीरिया की कॉलोनी से उसका कोई एक पार्ट लेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसको मिक्स करेंगे। कैटालिस्ट एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पानी और ऑक्सीजन में तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो CO2 गैस को प्रोड्यूस होगी, तो उससे क्या होगा, उससे बबल फॉर्मेशन होगी। तो इफ़ बबल फॉर्मेशन होती है तो ये बैक्टीरिया जो है वो पॉजिटिव है, और नहीं होती है तो ये नहीं है, नेगेटिव है। तो जो हमारा इसमें स्टेफाइलोकोकस
के बारे में बताता है कि कौन सी स्पीशीज़ पॉजिटिव है और कौन सी नहीं। अब सेकंड है डीएनएस टेस्ट। तो अब हम डीएनएस की टेस्ट की बात करें तो ये जो डायग्राम है इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बना देंगे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डीएनएस टेस्ट होता क्या है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि कोई पर्सन किसी ऐसी डिसीज़ से इन्फेक्टेड है जिससे उसकी आने वाली जनरेशन इन्फेक्टेड होगी। अब इसके अलावा हमको कुछ और देखना है तो इसमें हम जीन चेकिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें पेरेंटली मिलते हैं, ठीक है। और इसमें हम बहुत सी चीज़ें जो भी है इंपॉर्टेंट टर्म होता है डीएनएस टेस्ट, इसलिए हम इसको लगाते हैं स्टेफाइलोकोकस में। जैसे कि जोन ऑफ क्लियरली अराउंड, मतलब एक क्लियर जोन पड़ता है जो कि हमने डायग्राम में दिख रहा है, एक स्पॉट दिखता है, ठीक है। और बहुत से टेस्ट होते हैं, इसमें डीएनएस भी है। और अगर थर्ड में हम बात करते हैं तो कोआगुलस टेस्ट आता है। कोआगुलस टेस्ट में हम ये देखने के लिए करते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो नॉर्मली जम रहा है या नहीं जम रहा है। तो अगर नहीं जम रहा है या फिर थक्के लगने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हमें हीमोफीलिया नाम की डिसीज़ हो सकती है, मतलब उसका सिग्नल होता है वैन विले ब्रांड डिसीज़, इसका भी सिग्नल हो सकता है। जैसे कि फार्मूला हम ले सकते हैं फिब्रियोजन, कोआगुलस क्या तो फिब्रिन हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। स्लाइड कोआगुलेशन टेस्ट और ट्यूब कोआगुलेशन टेस्ट, ये 2 टाइप के हम कर सकते हैं। स्लाइड पे भी कर सकते हैं, ट्यूब में भी कर सकते हैं। स्लाइड में करें तो हमने क्या किया, एक स्टेराइल वाटर को हमने पुट किया स्लाइड पे और उसमें कॉलोनी को पुट किया स्टेफाइलोकोकस की, फिर रैबिट का प्लाज्मा। तो कोआगुलेशन जो कोआगुलेटिनेशन होगा तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेफाइल। ट्यूब की बात करें इसमें मैनिपुलेट करेंगे रैबिट प्लाज्मा को ऑर्गेनिज्म को 35 to 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के बाद हम देखेंगे तो क्लॉट होने लग जाएगा। कंटिन्यूसली 24 आवर्स तक हमें करना है। तो डायग्राम इस तरीके का डायग्राम भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। वो बायोसिन ससेप्टिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर कोएगुलेस टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो हम इस टाइम पे इसको यूज़ करते हैं, तो उससे डिफरेंट होता है ये। तो डिस्क रखने के बीच में अगर सेंसिटिविटी है तो दिखेगा। अब रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि हम रैपिड HIV टेस्ट में भी यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंजा टेस्ट में भी यूज़ करते हैं, यूरिया टेस्ट में भी, रैपिड कोविड-19 टेस्ट ऑल्सो। तो अब इसको समझते हैं हम। इफ़ ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह से समझाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पैथोजेनिसिटी की बात करें तो जो पैथोजेनिसिटी होती है जो 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है, इन्फेक्शन, इंटॉक्सिकेशन। तो इन्फेक्शन की फर्स्टली हम बात करें तो फर्स्टली जो होता है ना वो कोकाइन होगी, एक्सेस टू डैमेज स्किन को डैमेज करेगी या म्यूकसल मेम्ब्रेन को डैमेज करके बॉडी के अंदर एंटर करेगी। फिर इसकी जो कॉलोनी होगी वो अधेरिंग यानी कि चिपकना, ये चिपक जाएगी सेल से जाके। इवेड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब ये होस्ट डिफेंस जो मैकेनिज्म होता है ना होस्ट का, उससे बच के छुप के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगी और फिर डिसीज़ को कॉज करके डैमेज कर देगी, ठीक है। इस तरह से बनाओगे नंबर ज़्यादा मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप्स अगर हम फॉलो करें। इंटॉक्सिकेशन की बात करें लिखा है जस्ट वैसा ही है, तो इसमें टेम्परेचर दिया है, इनएक्टिवेशन और एक्टिवेशन का। अब आगे पढ़ते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में। तो एपिडेमियोलॉजी होती है ह्यूमन, एनिमल्स और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की हम अगर बात करें। पेशेंट्स होता है हेल्दी पर्सन में होता है 10 to 30% कैरियर होते हैं जो कि नोज़ में रखते हैं, 5 to 10% वेजिनल होता है। एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटेंट डायरेक्टली डस्ट एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से भी ये फैलता है। और अभी MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये क्या होते हैं ये ना रेजिस्टेंट, ऐसे ही 2 नंबर में आता है ये मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट होते हैं ये, और ये जैसे कि घाव वगैरह हो जाते हैं तो इसमें होते हैं। जैसे कि कुछ डिसीज़ हैं स्टेफाइलोकोकस की, इन्हें पढ़ लेना, रेस्पिरेटरी, CNS, ये सब डिसीज़ को अगर आप लेना चाहो तो लिख सकते हो। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो 95% पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, जो कि अगर कुछ में रेजिस्टेंट है तो एम्पिसिलिन जैसे सेफाइलोस्पोरिन बहुत अच्छी चॉइस होती है। MRSA के लिए बैंकोमाइसिन का यूज़ करते हैं और सुपरफिशियल में भी यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन में अपने हाथ धो अच्छे से, तो ये प्रिवेंशन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।